नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर दूसरा होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ना हम लोग क्या करेंगे, नाउन का एमसीक्यू सीरीज क्लास करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का क्लास क्रमांक फर्स्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आप लोगों को नाउन को पढ़ाया था, थ्योरी क्लास को इसका। तो इसी नाउन का ना आज हम लोग ना एमसीक्यू सीरीज करेंगे, मतलब जितने भी प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। और ये सारी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। और इसका जो पीडीएफ है ना वो अभी डाल दे रहा हूँ, क्योंकि एक साथ दोनों मर्ज था ना, तो इसीलिए आप लोगों को नहीं दे पाया था। तो अभी तुरंत ही आप लोगों को ना इसका क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुरंत ही अपने व्हाट्सअप ग्रुप में इसको डाल दूंगा। ठीक है, दोनों को एक साथ डाल दूंगा, मतलब क्वेश्चन और इसका जो थ्योरी क्लास है ना इसका, तो दोनों को एक साथ डाल दूंगा। तो आप लोग क्या करना, पहले थ्योरी को दोबारा पढ़ लेना और पढ़ने के बाद फिर से दोबारा आप लोग इसका एमसीक्यू जो सीरीज़ है उसको कर लेना। तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आप लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आपका ना जो नोटिफिकेशन है वो मिल पाए। उसके अलावा आप लोगों के टीचर बनने तक की आप लोगों का क्या करूँगा, प्रॉपर टाइम पर गाइडलाइन करते रहूँगा। ठीक है, आप लोगों का सीजी टेट का, सी टेट का जितना भी एग्जाम होगा उसका भी तैयारी कराऊंगा, उसके लिए भी आपको सजेस्ट करूँगा कैसे करना है, क्या करना है। तो जब तक आप लोग टीचर बन नहीं जाते तब तक कि मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी आप लोगों की इच्छा है वो। तो चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ द नाउन राम। तो ये जो नाउन राम है ना उसका फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग रूप क्या होगा आपको ये बताना है। राम संज्ञा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए लैम्ब, लैम्ब का मतलब होता है एक भेड़ का बच्चा। ऑप्शन बी ईवी, ईवी मतलब ये भेड़ होता है। ऑप्शन सी गॉट, गॉट मतलब बकरी होता है। या ऑप्शन डी डीओई, डीओई का मतलब होता है हिरणी होता है। ठीक है, डियर मतलब हिरण होता है, तो ये डीओई मतलब क्या होता है, हिरणी होता है। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी ईवी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ईवी का मतलब होता है मादा भेड़, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ द नाउन राम। नाउन राम का मतलब होता है नर भेड़ होता है। जी ये आप लोगों को याद रखना है। राम का मतलब केवल आप लोग भगवान राम से कंपेयर मत कीजिएगा, बता रहा हूँ। ठीक है, अगर नाउन के रूप में पूछा है ना राम को, तो नाउन राम का मतलब होता है नर भेड़ होता है। और नर भेड़ का इसमें फेमिनाइन पूछा है, फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग पूछा है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, ई वी, ई जो है ना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ईव का मतलब क्या होता है, तो वो मादा भेड़ होता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। द प्लूरल ऑफ दिसेस इज, मतलब ये जो दिसेस वर्ड लिखा है ना इसका प्लूरल रूप क्या होगा आपको ये बताना है। और आपको सिंगुलर वर्ड और प्लूरल वर्ड के बारे में बताया हूँ ना, तो क्या इसका आंसर होगा आपको ये बताना है प्लूरल में। ऑप्शन ए दिसेस, ऑप्शन बी दिसेस, ऑप्शन सी दिसेसेस या ऑप्शन डी दिसेस। मात्र इसके जो स्पेलिंग है ना उसमें अंतर है, तो आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। फिर मैं आप लोगों का इसका विस्तार पूर्वक आंसर दूंगा आखिर ये क्यों हुआ। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी दिसेस इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, द प्लूरल ऑफ दिसेस इज, तो ये जो दिसेस इसमें लिखा है ना तो आई की जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। जी मतलब इसका प्लूरल जो रूप होगा वो तो दिसेस हो जाएगा ना, आपको समझाया था ना थ्योरी में। तो देखो ये जो दिसेस लिखा है ना तो इसका जो प्लूरल रूप होगा मतलब बहुवचन जो रूप होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यान से पढ़िए। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, मतलब ये है कि आपको ना ये जो वर्ड लिखा है ना गोस, तो उसका प्लूरल रूप बताना है, मतलब बहुवचन रूप को आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा।
तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी गीसेस इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चूज द करेक्ट प्यूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो ये गॉसेस इसमें जो दिया है ना तो उसका प्यूरल फॉर्म मतलब बहुवचन क्या होगा ये बोला है। तो इसका जो बहुवचन होगा ना वो गीसेस इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको बहुवचन बनाने के लिए ना बीच में अगर ओ होता है तो उसे ई में कन्वर्ट करना पड़ता है, ई में बदलना पड़ता है। जैसे एक वर्ड आप लोगों को बता दूँ, फोर्ट। क्या? तो एक वर्ड है फोर्ट, अगर इसका हम लोग क्या करेंगे बहुवचन में बदलेंगे, है ना, मतलब इसको क्या करेंगे प्लूरल फॉर्म में बदलेंगे तो ये क्या होगा फोर्ट का फीट हो जाएगा। क्या? तो फोर्ट का ये जो होगा वो फीट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर कि मैं बोलूँ टूथ, टूथ का टीथ हो जाता है। उसी प्रकार से सेम टू सेम जो गॉसेस है ना तो इसका गीसेस हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी तरह से ना जो इसका प्लूरल फॉर्म होगा वो बन जाएगा। ठीक है, ओ जो बीच में रहेगा उसको ई में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। मतलब आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो गलत कॉम्बिनेशन है, गलत जोड़ा है सिंगुलर और प्लूरल नंबर का। ऑप्शन ए शीप एंड शीप, ऑप्शन बी शीप एंड शीप, ऑप्शन सी स्वाइन एंड स्वाइन, या ऑप्शन डी डियर एंड डियर। तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी शीप एंड शीप जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल फ्रॉम। मतलब ना इनमें से कौन सा जो सिंगुलर और प्लूरल का जो गलत जोड़ा है आप लोगों को ये बताना था। तो इसका जो गलत जोड़ा है वो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, शीप एंड शीप बोला है। तो देखो शीप का मतलब जहाज होता है ये एक वचन में, लेकिन सेकंड में जो भी शीप दे दिया है सेम दिया है ना तो ये इसका गलत जोड़ा हो जाएगा। शीप का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो क्या होगा शिप्स हो जाएगा। यहाँ एस लग जाएगा लास्ट में, शिप एंड शिप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर एक वचन में क्या होगा शिप मतलब जहाज होता है और शिप्स मतलब क्या होगा बहुत सारे जहाज। तो ये सिंगुलर और प्लूरल का सही फॉर्म होता, लेकिन इसमें शिप एंड शिप दे दिया गया है तो ये इसका गलत फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन है ये देखो शिप इसमें लिखा है और ये शिप लिखा है तो इसका मतलब होता है भेड़ होता है, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम इसका यूज़ किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी स्वाइन एंड स्वाइन दिया है ना तो ये सुअर होता है स्वाइन का मतलब, और ये एक वचन और बहुवचन दोनों में ही सेम यूज़ किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से डियर एंड डियर दिया है तो डियर का मतलब हिरन होता है, और एक वचन और बहुवचन में भी इन्हें क्या होता है इन दोनों का सेम यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक पाँचवा को अब ध्यान से पढ़िए। मिस अनन्या परस्यूएड लॉ। मतलब सुश्री अनन्या विधि की पढ़ाई कर रहा है, लॉ की पढ़ाई कर रहा है। इन हर ब्लैंक ऑफ लॉ फ्रॉम लास्ट 4 ईयर। मतलब पिछले 4 वर्षों से वह विधि अर्थात लॉ की पढ़ाई कर रहा है। और शी हैज़ बीन वेरी डेडिकेटेड। वो अपनी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा समर्पित भाव रही है। उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ो। सप्लाई द उसके बाद नेक्स्ट को पढ़िए। सप्ली द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ब। मतलब ये जो रेखांकित वर्ड है ना उस पर सही भाववाचक रूप को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है भाववाचक रूप होता है, तो भाववाचक रूप को आप लोगों को लिखना है। ये जो परस्यू लिखा है उसका ए परस्युएशन मतलब अनुनय, ऑप्शन बी परस्यूवल मतलब अनुसरण, ऑप्शन सी परस्यूइट मतलब पीछा करना, या ऑप्शन डी परस्यूवल मतलब अवलोकन करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी परस्यूइट इसमें करेक्ट हो जाएगा, मतलब पीछा करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मिस अनन्या परस्यूएड लॉ इन हर ब्लैंक ऑफ लॉ फ्रॉम लास्ट 4 ईयर। शी हैज़ बीन वेरी डेडिकेटेड। मतलब श्री अनन्या विधि की पढ़ाई अर्थात लॉ की पढ़ाई कर रही है। पिछले 4 वर्षों से वह विधि की पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा समर्पित है।
सप्लाई द करेक्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम ऑफ द अंडरलाइन वर्ब। मतलब ये जो अंडरलाइन वर्ब है ना, रेखांकित वर्ब है, उसमें क्रिया का सही भाववाचक रूप लिखना है। तो ये जो परस्यू लिखा है ना, तो इसका भाववाचक जो रूप होगा ना वो हो जाएगा परस्यूइट हो जाएगा। मतलब पीछा करना इसमें करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। और परस्यू का क्या मतलब होता है? कर्म होता है, ठीक है। मतलब जिस चीज़ में वो डेडिकेटेड है ना उसको बताता है। तो इसका भाववाचक रूप क्या होगा? परस्यूइट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। परस्यू का भाववाचक परस्यूइट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को आप ध्यान से पढ़िए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम। मतलब निम्नलिखित वाक्यों को सही सर्वनाम का प्रयोग कर पूरा कीजिए। तो ये जो वर्ड है उसको ध्यान से पढ़िए। द ड्रीम ऑफ ब्लैंक वुड कम ट्रू समडे। मतलब वह सपना एक दिन जरूर सच होगा। तो ये जो ब्लैंक है ना उसमें क्या आएगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए यूअर, ऑप्शन बी देम, ऑप्शन सी यूअर्स या ऑप्शन डी देयर। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी यूवर्स इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम। मतलब निम्नलिखित वाक्य को सही सर्वनाम प्रयोग करके पूरा कीजिए। ये जो खाली स्थान दिया है वहाँ पर। तो देखो इसमें क्या बोला है? द ड्रीम ऑफ ब्लैंक वुड कम ट्रू समडे। मतलब वह सपना ब्लैंक एक दिन जरूर पूरा होगा। तो किसका सपना? यूवर्स हो जाएगा यहाँ। द ड्रीम्स ऑफ यूवर्स वुड कम ट्रू समडे। मतलब वह सपना आपका जरूर एक दिन पूरा होगा। तो ये इसका कंप्लीट हो जाएगा, यूवर्स आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोनाउन बोला है, मतलब सर्वनाम की बात किया है ना, तो ये यूवर्स इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को आप ध्यान से पढ़िए। द नाउन फ्रॉम द ब्यूटीफुल इज। मतलब सुंदर शब्द का संज्ञा रूप है। ऑप्शन ए ब्यूटीफुली मतलब खूबसूरती से, ऑप्शन बी ब्यूटी सौंदर्य, ऑप्शन सी ब्यूटीफाई सुंदर बनना, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी ब्यूटीफाई इसमें करेक्ट हो जाएगा। मतलब सुंदर बनना से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? द नाउन फ्रॉम द ब्यूटीफुल इज मतलब सुंदर शब्द का संज्ञा रूप है। तो ये जो ब्यूटीफुल जो लिखा है ना इसका जो संज्ञा रूप होगा, नाउन जो होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी ब्यूटीफाई इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये इसका नाउन रूप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। 8वां को ध्यान से पढ़िए। हेल्थ इज वेल्थ हियर वेल्थ इज मतलब स्वास्थ्य ही धन है, यहाँ धन का अर्थ है। ऑप्शन ए अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी कॉमन नाउन इसमें करेक्ट हो जाएगा। मतलब जातिवाचक संज्ञा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हेल्थ इज वेल्थ हियर वेल्थ इज मतलब स्वास्थ्य ही धन है, यहाँ धन का अर्थ है। तो धन जो है वो क्या होगा जी? वो कॉमन नाउन ना होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब आप लोगों का जो गाड़ी बंगला कार और उसके अलावा जितना भी आप लोगों का होगा वो सारा आ जाएगा ना, पूरे के पूरे उसके अंतर्गत। तो धन क्या होता है? धन एक प्रकार से ना क्या होगा, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। वेल्थ जो बोला है वो, वेल्थ का मतलब क्या होता है जी? तो वेल्थ का मतलब आप लोगों के पास जितना भी ना आपके पास प्रॉपर्टी है ना, वो सारा चीज़ आ जाता है वेल्थ के अंतर्गत। तो हेल्थ इज वेल्थ हियर वेल्थ इज, तो वेल्थ का जो मतलब होगा ना वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि वेल्थ अर्थात जो धन है उसके अंतर्गत आपका घर, आपका रुपया पैसा जमीन जायदाद जितना आएगा ना, सारी के सारी उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, वेल्थ जो होगा वो कॉमन नाउन हो जाएगा, मतलब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और जातिवाचक संज्ञा अर्थात कॉमन नाउन किसे कहते हैं आपको बताया हो ना,
कि जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहेंगे जिससे क्या होगा, संपूर्ण जातियों का पता चले, एक के अंतर्गत जो अलग अलग जो फील्ड है वो समाहित होगा, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, जो पूरे उसकी जातियों का पता चलता है। जैसे इंजीनियर वर्ग, जैसे डॉक्टर वर्ग, जैसे पायलट वर्ग, तो ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। डज वुड सिंक इन वाटर, मतलब क्या लकड़ी पानी में डूबती है। विच इज अ मटेरियल नाउन, मतलब कौन सा पदार्थवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए सिंक मतलब डूबना, ऑप्शन बी डुई मतलब करना, ऑप्शन सी वाटर मतलब पानी, या ऑप्शन डी वुड मतलब लकड़ी। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी वुड इसमें करेक्ट हो जाएगा, लकड़ी। कैसे। डज वुड सिंक इन वाटर, मतलब पानी में लकड़ी क्या डूबती है। तो इसमें बोला है कि विच इज़ मटेरियल नाउन, मतलब इनमें से कौन सा पदार्थवाचक संज्ञा है। तो पदार्थवाचक जो संज्ञा होगा, मटेरियल नाउन होगा, वो वुड हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। अपने थ्योरी क्लास में आप लोगों को बताया था ना कि मटेरियल नाउन किसे बोलेंगे। मटेरियल नाउन उस वर्ड को बोलेंगे, उस शब्द को बोलेंगे जिसके अंतर्गत आपको पता चले ना कि वो क्या है, किसी प्रकार से एक पदार्थ है, जैसे कि लिक्विड फॉर्म में है, या लकड़ी वगैरह है, या सोना है, चांदी है ना, चाहे वो कॉपर है। ये सारे के सारे क्या आएगा, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। और वुड जो है, वो लकड़ी जो है, वो भी क्या होगा, पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा, जो क्या होगा, एक प्रकार की पदार्थ होगा। ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। ये प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यान से पढ़िए। दे गैजेड अक्रॉस वैली, मतलब उन्होंने घाटी के उस पार देखा। विच वर्ड इज अ कॉमन नाउन, मतलब इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए अक्रॉस, ऑप्शन बी गैजेड, ऑप्शन सी दे, या ऑप्शन डी वैली। तो प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी वैली इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे। दे गैजेड अक्रॉस वैली, मतलब उन्होंने घाटी के उस पार देखा। तो विच वर्ड इज कॉमन नाउन, मतलब इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है बोला है। तो जातिवाचक संज्ञा होगा वो वैली हो जाएगा। और वैली का मतलब क्या होता है, घाटी होता है। घाटी मतलब क्या है जी, जो दो पहाड़ों के बीच का जो खाली जगह होता है ना जी, नीचे वाला सतह, तो उसे क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। और घाटी अलग अलग होता है ना जी, अलग अलग जगहों का अलग अलग होता है। घाटी कईयों चीज़ों को बोला जाता है ना। तो कॉमन नाउन किसे बोलेंगे। तो कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को बोलेंगे जिससे किसी विशेष जातियों का पता चले, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कॉमन नाउन कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, जिससे क्या होगा, संपूर्ण जाति का पता चलेगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों का ये बाकी जो क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे के आपके व्हाट्सअप ग्रुप में डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लेना और सारे का आंसर मैं ऐड कर दूंगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये सारा चीज़ ना आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है। आप लोग पढ़ लेना, ज़्यादा उतना टफ नहीं है, केवल सिंगल क्वेश्चन सिंगल आंसर इसमें दिया गया है। ठीक है। चलिए आप खुद से इसको पढ़ लेना। बाकी ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मैं डाल दूंगा अपने PDF के लास्ट में। ठीक है। इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लेना आप लोग। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।